हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम फिज़िक्स में एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअली आते हैं, इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम आते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड आएंगे। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ना है, थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, सो दैट हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकें। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आप इजीली इसे समझ भी पाएंगे और इजीली इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इसके ऊपर बेस्ड हैं उसको समझ भी पाएंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी अप्लायंसेस में, किसी भी सब्सटेंस में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस को गर्म कर देती है। अब उसका प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ करें या फिर कैसे हम अपने डेली लाइफ में ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड है। हमने ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस देखे होंगे बट हमें पता नहीं है, तो आज हम वो सब पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग जनरेट होती है, हमने जैसा कि पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हीटिंग जब जनरेट हुई उससे, तो वो हीटिंग हमारी किसी काम की नहीं होती है। जैसे हम फ्रिज स्टार्ट करते हैं तो फ्रिज के पीछे रेफ्रिजरेटर जो हमारे पास होता है उसके पीछे काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट हमारे किसी काम की नहीं होती है। इसी तरीके से फैन को अगर हम ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो उसमें भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, वो भी किसी काम की नहीं होती है। मोबाइल ज़्यादा देर तक चार्ज हो जाता है तो उसके बाद भी उसमें क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जो हम स्विच के थ्रू दे रहे हैं, किसी भी अप्लायंसेस को दे रहे हैं, तो उसका जो कुछ पार्ट है वो तो उस अप्लायंसेस को वर्क कराने में खर्च हो रहा है। जैसे कि पंखा है, अगर हमें फैन चलाना है तो फैन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो पावर जो हमने दी फैन को, उसका कुछ पार्ट तो फैन को रोटेट करने में यूज हो रहा है और बाकी जो पार्ट है उस पार्ट से हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस में हमारे पास हीटिंग इफेक्ट को हम यूज नहीं कर पाते हैं। वो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास वेस्ट होता है। उस तरीके से हमारा जो पावर है उसका कुछ पार्ट वेस्ट हो ही जाता है, चाहे आप कितना भी एफर्ट्स कर लें। तो अब कुछ ऐसे अप्लायंसेस जरूर होते हैं जिसमें हम करंट के इस हीटिंग इफेक्ट को यूज कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला हमारा जो अप्लायंसेस है वो है इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, जो भी हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, सर्दियों में जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, वो क्या करता है, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसे। अब इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर की इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो उस ज्यादा पावर की इलेक्ट्रिसिटी जाने से उसमें ज्यादा हीटिंग इफेक्ट बनता है और वो हीट प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को हमने एज अ हीटर यूज कर लिया। अब उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन, जो हम घरों में आयरन यूज करते हैं, प्रेस जो यूज करते हैं कपड़ों को आयरन करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर, हमें पता ही आयरन ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर लेता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर की वो करंट लेगा, उस करंट को वो हीट प्रोड्यूस करेगा और उस हीट से हमारे जो कपड़े होते हैं वो आयरन हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन भी इसी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोच पा रहे होंगे। जैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है घर में, तो इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी तो क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो क्या होता है, हीटअप हो जाता है और वो ब्रेड वगैरह इन सबको क्या कर देता है, टोस्ट कर देता है। इसी टाइप से हम और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, वो भी इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, हीटिंग इफेक्ट का। ऐसे ही हमारे पास जो हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का। अब वो कैसे है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसे डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं जो घरों में हम यूज करते हैं, वो सबसे पहले क्या होता है, हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे ज्यादा ग्लो करने लगता है। स्टार्टिंग में उसका ग्लो कम होता है, धीरे धीरे उसका ग्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है हीटिंग इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट के कारण ये चीज प्रोड्यूस होती है। अभी हमने पढ़ा कि जो बल्ब है हमारा वो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक फिलामेंट होता है जो बल्ब के अंदर होता है, जो आपने देखा भी होगा। उस जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनता है। ठीक है, टंगस्टन मेटल जो होता है इसका ये फिलामेंट बनता है।
अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, पावर देते हैं हम बल्ब को जैसे ही पावर मिलती है, उसका ये जो टंगस्टन एलिमेंट है ये हीट अप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये हीट अप होके बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है। जैसे जैसे हीट होता जाता है, गर्म होता जाता है, वैसे वैसे ही अपने ग्लो को बढ़ाता जाता है, क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट के कारण ही क्या होता है, ग्लो बनता है। बल्ब एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अपने हीटिंग इफेक्ट को यूज करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन था, वो डायरेक्टली क्या करता था, इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट को यूज करके कपड़े आयरन करता है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो इलेक्ट्रिक करंट से जो भी हमें हीट मिलेगी, वो टंगस्टन मेटल को क्या करेगी, बहुत ज्यादा हीट करेगी, और उस हीट से हमें क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी, ठीक है। उतना ज्यादा ग्लो होगा जितना ज्यादा वो हीट अप होगा। तो जैसे 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 टाइम बीतता जाता है और वो जो बल्ब होता है वो और ज्यादा ग्लो करता रहता है। दैट मीन्स स्टार्टिंग में उसका ग्लो कम होता है और धीरे धीरे उसका ग्लो मैक्सिमम हो जाता है। ये जो मेटल है, ये मेटल हीटअप होने के बाद मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही हाई है। इसकी वजह से ये मेल्ट नहीं होता है। लेकिन इसको सेफ रखने के लिए इसमें जो गैसेस होती हैं, बल्ब के अंदर जो गैसेस फिल्ड होती हैं, वो होती हैं इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। इन दो गैसेस की वजह से ये बहुत ही लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है बल्ब के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास बल्ब। अब उस बल्ब के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट का। तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारा, वो है फ्यूज। अब फ्यूज में क्या होता है कि जो फ्यूज होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लगता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि फ्यूज उड़ गया, हमने घरों में भी सुना होगा फ्यूज उड़ गया। तो ये क्या होता है कि ये जो हमारे जो बाहर इलेक्ट्रिक सर्किट्स लगे होते हैं घर के बाहर, तो उनमें ये यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या काम करता है कि जब हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आती है, वो उसको स्टॉप कर देता है। क्योंकि अगर हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों के अंदर घुस गई, तो जितने भी अप्लायंसेज हैं उनको ज्यादा हीटअप करने की वजह से क्या कर देगा, बर्न कर देगा, जला देगा। तो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अप्लायंसेस के थ्रू फ्लो होने से बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। तो घरों में हमारे पास जो बाहर सर्किट लगे होते हैं, उन सर्किट के साथ ये जो फ्यूज होता है वो सीरीज में लगा होता है, ठीक है, सीरीज में लगा होता है, जिससे हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों के अंदर ना जा सके और हमारे अप्लायंसेस जलने से या फिर बर्न होने से बच सके। अब जो ये सर्किट जो सीरीज में लगा होता है, वो सीरीज में क्यों लगा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सीरीज में जब कोई भी सब्सटेंसेस लगे होते हैं तो सीरीज में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी होगी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। सीरीज में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाता है, जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी ही इसमें। मान लिया ये फ्यूज है और ये हमारे पास क्या है, सर्किट है। तो जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट आएगी तो पहले इससे पास होगी, तो ये देखेगा कि ये करंट जो है वो घर के हिसाब से क्या है, ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, ये क्योंकि फ्यूज जो होता है ये मेटल या फिर एलॉयज का बनता है। तो जैसे ही हमारा हाई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे आएगी, उससे क्या होगा, ये फ्यूज हीटअप होगा। जैसे ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होके ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ये फ्यूज ब्रेक होगा, जो करंट है वो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि सेम करंट जाती है ना आगे, सीरीज में सेम करंट जाती है। बट अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हमें पता ही है कि मान लो कि अगर 10 एम्पियर की करंट आ रही है यहाँ से, तो 2 इसे मिल गया, 5 इसे मिल गया और 3 इसे मिल गया। तो जो पैरेलल होते हैं उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर ये फ्यूज होता, अगर ठीक है, यहाँ से 2 चली जाती, उसके बाद बाकी तो यहाँ से चली जाती ना, लेकिन तो यहाँ पे फ्यूज को पैरेलल में लगाने का कोई फायदा नहीं है। फ्यूज अगर सीरीज में लगेगा तो अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा तो उसको आगे नहीं जाने देगा, वो क्या हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। यहीं से ब्रेक हो जाएगा तो करंट जितनी इससे जाती है उतनी इसी से जाती है, लेकिन ये ब्रेक हो गया इसलिए आगे नहीं जाएगी। आगे नहीं जाएगी तो जितने भी हमारे अप्लायंसेस होंगे घर में वो बच जाएंगे। लेकिन अगर एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ करंट आती है तो ये आराम से फ्यूज से भी जाएगी और आगे भी सर्किट से हमारे घर की तरफ पास होगी, ठीक है। तो ये काम होता है फ्यूज का। तो फ्यूज मेटल या फिर एलॉयज से बनता है, जिसका एक एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है कि घरों के लिए कितना यूज करना है और किसी और चीज के लिए कितना यूज करना है। तो या तो ये एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सबसे ये बनता है।
तो ये मेन काम है फ्यूज का कि हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करने से, फ्लो करने से रोकने के लिए फ्यूज को लगाया जाता है। अब जो ये फ्यूज है इनको रेट दिया होता है कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर, इस टाइप से ये फ्यूज होते हैं। डेट मीन्स इससे अगर फ्यूज 1 एम्पियर का है तो 1 एम्पियर से ज्यादा की करंट अपने से पास नहीं होने देगा। ठीक है, 1 एम्पियर से ज्यादा की करंट अगर उससे पास होगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। 2 एम्पियर का है तो 2 से ज्यादा अपने से पास नहीं होने देगा। तो डेट मीन्स क्या हो गया कि जो फ्यूज होगा वो अलग अलग रेट का आता है, जिस अकॉर्डिंग जिसमें हमें चाहिए होगा उस अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, उस फ्यूज को यूज कर लेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जो घरों में हम इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं क्लॉथ्स को आयरन करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लिया कि 5 एम्पियर की लगी है, क्योंकि वो ज्यादा हीटअप होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आयरन होता है उसमें क्या होता है, ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होती है। तो 5 एम्पियर की हम क्या लगाते हैं, उसमें फ्यूज लगाते हैं। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा की करंट उसमें आएगी तो वहीं से क्या हो जाएगा, वो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है वो फ्यूज वो जलने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूज का काम होता है। तो जिस भी क्वालिटी का हमारा सब्सटेंस है, अगर हाई क्वालिटी का सब्सटेंस है, जैसे आयरन है, उसे हाई क्वालिटी का क्या चाहिए, फ्यूज चाहिए, क्योंकि जिस आयरन क्या करता है, हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ पावर लेता है, क्या करने के लिए, हीटअप होने के लिए। जिस टाइप से जो लेगा उसी अकॉर्डिंग हम फ्यूज लेंगे। कम पावर का होगा तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, और ज्यादा का होगा तो ज्यादा का लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास फ्यूज के बारे में बात। अब फ्यूज के बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या प्रैक्टिकली हमारे घरों में एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उन बेसिस पे आप क्या दे सकते हैं, उसको आंसर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, अब जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा पावर होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अगर हम पावर की बात करें कि व्हाट इज पावर, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे मैं बोलती हूँ, मुझे फैन ऑन करने के लिए स्विच हमने ऑन किया, स्विच से क्या मिलेगी, फैन को पावर मिलेगी। भाई जितना वो काम करेगा उसी हिसाब से क्या मिलेगी, उसे पावर मिलेगी। जैसे हमारे पास क्या होते हैं स्विचेस में, जो हमारे फैन होते हैं, फैन को बढ़ाने के लिए हमारे पास 1 नंबर पे हम रोटेट कर सकते हैं उसे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। जितना ज्यादा हम हाई कर देंगे उसे तो हाई पावर की जरूरत होगी, और लो करेंगे तो लो पावर की जरूरत होगी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब जितना काम उसे कराना है उसी अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, पावर बढ़ेगा या घटेगा। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि वो टाइम के अकॉर्डिंग कितना काम कर रहा है, दैट इज अवर पावर। या फिर हम कहते हैं रेट ऑफ कंजप्शन, कि कितना कंज्यूम कर रहा है ऑफ एनर्जी, कि कितनी एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम फैन और कूलर को कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो कूलर होता है वो ज्यादा एनर्जी लेता है, तो ज्यादा एनर्जी लेता है तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो दैट मीन्स उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, और फैन की पावर क्या होगी, कम होगी। तो जो पावर होता है वो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी होता है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन हमारी पावर की होती हैं, कितना काम कर रहा है। अब हमें पता ही है यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन अगर इसमें लगाए हम, तो कूलर ज्यादा वर्क करता है एज कंपैरिजन टू फैन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी ज्यादा पावर हो जाएगी और इसकी कम पावर हो जाएगी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क टाइम के अकॉर्डिंग कितना काम कर रहा है, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग, रेट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो पावर। तो अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि P इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, VI होता है, हम ये पढ़ चुके थे। अब VI होता है तो बाय ओम्स लॉ अगर हम करें, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR इंटू में I। अब किसके थ्रू लिखा हमने, ये ओम्स लॉ के थ्रू लिखा, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। अब I क्या हो गया यहाँ पे, I स्क्वायर R। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अब साथ ही साथ आप क्या करा करें, जब भी मैं आपको ये वीडियोस बना के दे रही हूँ तो आप इन वीडियोस के साथ अपना एक कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिजिक्स और आगे मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी, तो आप इनके साथ के साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके एक नोट्स तैयार हो जाएंगे। एग्जाम टाइम पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, इन नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अब मैं दूसरा फॉर्मूला बनाऊंगी इसी से, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू V। I की जगह हम क्या लिखिए, I की जगह यहां से लिखिए, R यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो हम लिखेंगे V अपॉन
आर। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर। दैट मीन्स पी का नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब हम बात करते हैं SI यूनिट पावर की। SI यूनिट ऑफ पावर, जो पावर की SI यूनिट होती है इज वॉट। ठीक है, SI यूनिट सबकी आपको याद रखनी है, बिकॉज जो SI यूनिट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स का। और तो ये इतना भी टफ नहीं होता है SI यूनिट याद रखना, आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको याद रहेंगे अच्छे से। तो पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। अब कई बार इसे 1 किलो वॉट भी बोल देता है, 1 किलो वॉट। 1 किलो वॉट अगर बोलता है तो 1 किलो वॉट क्यों बोलता है, क्योंकि जो वॉट होता है वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है। ठीक है, वॉट छोटी, बहुत ज्यादा छोटी होती है, लेकिन जो हमारी जो पावर कंज्यूम होती है सब्सटेंसेस में, जो भी अप्लायंसेस में पावर कंज्यूम होती है वो ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट में, जैसे अगर हम बात करें 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम तो बहुत ही लेस क्वांटिटी हो गई हमारे पास, तो इसलिए हम ज्यादातर किसमें बात करते हैं, 1 किलोग्राम में बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पावर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो गई है। अब हमारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हाई पावर लेते हैं, इसलिए हम किस में बात करते हैं, 1 किलो वॉट में बात करते हैं। दैट मीन्स जो 1 किलो वॉट होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है। कई बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ जाता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन 1 किलो वॉट आवर एंड जूल। इन दोनों के बीच में कई बार रिलेशन आ जाता है कि बताओ कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, या फिर 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि किलो वॉट आवर क्या है। किलो वॉट तो हमने पढ़ लिया, जो पावर है, पावर की यूनिट हमारे पास होती है वॉट, लेकिन ये छोटी होती है इसलिए हम क्या ले लेते हैं, किलो वॉट लेते हैं, किलो वॉट यूज करते हैं कई बार। तो अब किलो वॉट आवर क्या होगा, ठीक है, हमें पता है कि जो पावर होता है वो होता है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी अपॉन में टाइम, क्योंकि रेट जब भी आता है तो डिवाइड में जाता है टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो क्या होती है, हमारे पास पावर होती है। और ऐसे ही पावर एक और चीज होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पावर। दो डेफिनेशंस बताई थी। और टाइम के अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट इज ऑल्सो पावर। तो जो एनर्जी होती है पावर की, हमारे पास क्या होती है यूनिट, वॉट होती है SI यूनिट। और टाइम को ले लें हम किस में, यहाँ पे ले लें, टाइम यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स हमारे पास E इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, P इंटू में T। तो ये तो हो गई वॉट, और टाइम हमने ले लिया आवर में। ठीक है, हमने आवर में टाइम क्यों लिया, क्योंकि जब हम भी कोई अप्लायंसेस चलाएंगे तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए चलाएंगे ना, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए थोड़ी चलाएंगे। वैसे हम टाइम को सेकंड्स में लेते हैं, बट यहाँ पे हम अप्लायंसेस चलाएंगे तो 1 2 3 घंटे इस टाइप से चलेंगे ना, तो हम क्या नहीं करेंगे, सेकंड्स में तो चलाएंगे नहीं, इसलिए हमने क्या ले लिया, आवर में। तो ये जो एनर्जी की यूनिट आ गई वॉट आवर। ठीक है, अब क्योंकि वॉट बहुत छोटा होता है इसलिए हम क्या लगा देते हैं, के लगा देते हैं। किलो वॉट आवर ये किसकी यूनिट हो गई, एनर्जी की हो गई। दैट मीन्स हमें एनर्जी, और जूल तो हमें पता ही है वर्क डन की यूनिट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्क डन की SI यूनिट जो होती है दैट इज जूल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है वर्क डन में और किस में, एनर्जी में। ठीक है, ये दो रिलेशनशिप हमें, तो हम क्या करेंगे यहां से, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट, इंटू आवर में सेकंड्स में कन्वर्ट करो आप। ठीक है, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में अगर हम बात करें 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये हो गया 60, और मिनट को करो सेकंड्स में कन्वर्ट, पहले तो आवर को मिनट में कन्वर्ट किया और मिनट को करो सेकंड में कन्वर्ट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये आ गया 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 1 किलो वॉट को तो हमने लिख दिया 1000 वॉट, और फिर आवर को, एक आवर कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड्स। तो हमारे पास ये आ गया 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू 30 यहाँ पे 20 यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये 10 की पावर 5, और कितना बच गया, 36 इंटू 10 की पावर 5 वॉट सेकेंड। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 10 से डिवाइड कर दीजिए और 10 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो 10 से डिवाइड करेंगे हम 36 को तो 3.6 आएगा, और
10 की पावर यहाँ ऑलरेडी 5 है, एक ही हो गया, कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है। और वॉट सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पावर क्या होता है वॉट में, टाइम कितना होता है सेकंड में, तो हम वॉट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर है यहाँ पर से, वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू जूल। वर्क डन की जूल होती है, ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वॉट सेकेंड इज इक्वल्स टू जूल, तो हम वॉट सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, जूल। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कई बार ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर ये 1 मार्क में आ जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल, आप सिंपल सा क्या कर लेंगे, यहाँ पर से बता देंगे कि ये एनर्जी है, ये वर्क डन है, इनके बीच में रिलेशनशिप ये होता है, ठीक है। तब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद करके रखें या फिर इसको डेरिवेशन को भी ध्यान में रखें। कुछ नहीं करना है, यहाँ से 1 किलोवाट आवर को इस तरीके से लिख के और सॉल्व करना है आपको। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, और साथ ही मैं एक आपको पूरा चार्ट बना के दूंगी जिसमें एसआई यूनिट हमने जितने भी अभी तक जो भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, चाहे वो वर्क डन हो, पावर हो, एनर्जी हो, या वोल्टेज हो, या फिर करंट हो, इन सब का एसआई यूनिट में दूंगी आपको, और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी लिख के दूंगी जिसको आप एक तरीके से सेव करके रख सकें, तो वो आपको मिलेगा। और साथ में ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सब आपको प्रोवाइड होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो अच्छे से देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।